गुजरात के मशहूर बिजनेसमैन और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर ज़फ़र शरेसवाला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आज का गुजरात का दौरा किस तरह का है आपका, और ख़ास तौर से जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं तालीम और तरबियत के लिए, क्या कुछ इसका मकसद है और किस तरह से इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, अहमदाबाद तो भाई मेरा पैदाइशी वतन है, मेरा घर है यहाँ पर, तो आना जाना होता ही है। लेकिन हाँ, इस बार ख़ास तौर से मैंने काफ़ी नौजवानों से बात की और उनको मुतवज्जे किया। और देखिए, मैं जो आपने तालीम और तरबियत का जो ज़िक्र किया, देखिए मैं एक नतीजे पे पहुँचा हूँ कि, और मेरा इतना 25-30 साल का जो ज़मीन पे जो घूमना हुआ है पूरे मुल्क में, और हालात बराबर सराबर हैं, तो मुसलमानों का मैंने देखा कि मुस्तक़बिल जो है वो बग़ैर तालीम के हो ही नहीं सकता। इसलिए कि सियासत में भी वो कौम जो है वो पॉलिटिकल फुटबॉल बन के रहती है जो बेपढ़ी लिखी है। इसलिए कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, आपको इस्तेमाल करेंगे, तो वो अक़ल, वो समझदारी, वो सोच, वो तालीम ही दे सकती है। अच्छा, और तालीम की बात मैं इसलिए करता हूँ कि देखिए, वो उसमें आपको किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। मसलन जो आप सियासत की जो बात है, भाई पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो आपको टिकट ही नहीं देंगी, तो आप करोगे क्या? भाई आप देख लो ना, बीजेपी की तो छोड़ दीजिए, गुजरात में आपकी जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है कांग्रेस, आज से 15-20 साल पहले कम से कम 18 मुसलमान आते थे एमएलए, तो 20 मुसलमानों को टिकट देते थे, कम करते 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 उन्होंने 3 पे रख दिया है। तो वो एक भी नहीं देते, ये 3 देते, तो आप मुझे बताइए कि 3 एमएलए क्या करेंगे? कौन सा पॉलिटिकल पावर मिलने वाला है? दूसरा, आपके वोट तो लेते हैं, आपके वोट से आते भी हैं, पॉलिटिकल पावर में आपको लेते हैं, साथ में नहीं लेते। तो और यही रहेगा, यही हाल पूरे मुल्क में। तो मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूँ, इसलिए पिछले 5-7 साल से हमने ये एक कोशिश शुरू की है जिसको हम तालीम और तरबियत कहते हैं। हमने अब तक 48 शहरों में किया है, और मेरा इरादा ये था, इसलिए कि बहुत सारे हमारे लोगों ने कहा कि भाई दिए तले अंधेरा है, आपने ज़फ़र भाई पूरे मुल्क में किया, और अहमदाबाद तो मेरा शहर है, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ भी करूँगा। तो मैं ये सालों से देखता हूँ कि हमारे जो इंजीनियर निकलते हैं बाहर, वो अनएम्प्लॉयबल होते हैं। यही हाल हमारे बीकॉम बीएससी का है। तो वो एम्प्लॉयबल कैसे हों, वो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, तो मैंने 3 चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने 3 चीज़ों को लिया है उसमें। एक है फाइनेंशियल लिटरेसी, कि भाई ये बैंकिंग क्या है, लोन कैसे मिलती है, अपना हिसाब किताब कैसे रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, लोन ली तो वो आप एनपीए नहीं बच जावे आपका, क्या क्या मरहले आते हैं, किस तरह से बैंक का कैसे इस्तेमाल करना, वो एक फील्ड है जिसपे माहिर जो है वो बाकायदा उसकी वर्कशॉप चलाते हैं। दूसरा मैंने देखा कि ये जो है कैपिटल मार्केट, जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं, भाई ये शेयर मार्केट है क्या, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं, फिर कैपिटल मार्केट में या शेयर मार्केट में या उससे रिलेटेड जो फील्ड है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकती हैं, वो है। तीसरा, जो हमारा मीडियम या स्मॉल इंडस्ट्री रखते हैं हमारे जो लोग हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर करने वाले, तो अब सरकार ने इतना आसान कर दिया है कि पहले तो आज से 10-12 साल पहले अगर आपको लिस्ट करानी हो आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में, तो 20-25 करोड़ रुपए की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, तब होता था। अब ये सरकार ने पिछले 5-6 साल से उस बार को नीचे कर दिया है, अब आप 1 करोड़ रुपए भी रेज कर सकते हो, तो ये है। उसके अलावा भाई ये बैंक का एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं जिसको, जिसमें 2 लाख रुपए तक की लोन वो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो वो छोटा जो हमारा रिक्शा वाला है या ठेला लगाने वाला है वो कैसे ले सकता है। और तीसरा जो है कि भाई कारोबार कैसे किया जाए, यानी एक बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो आइडिया को कारोबार में कैसे तब्दील किया जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हम लोग वर्कशॉप करते हैं बाकायदा उसकी। जी, खासतौर से गुजरात की पॉलिटिक्स की बात करें तो इस बार
बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आ चुकी है। 2022 में असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं और ख़ासतौर से जो मीम पार्टी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है कि इससे मुस्लिमों की क़यादत बढ़ पाएगी या सिर्फ ये इन्हें अंधेरे में रखने की कोशिश की जाएगी? मैं नहीं समझता कि मुसलमानों की 3 या 4 सीटों से ज़्यादा असेंबली में आएगी। हो सकता है ये सब जो आएंगे तो शायद वो 4 की 2 भी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई, और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत में ये मज़हब, यानी आप यूँ समझो कि आप सियासत के मैदान में आके मुसलमान वोट से कोई इलेक्शन में जीत सकता है? कितने हैं मुसलमान? तो जो लोग सियासत में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नौजवान, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप जब तक के, यानी मुसलमान नौजवानों से, आप गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में, क्रिश्चियंस में, जो बुद्धिस्ट हैं, जो और हमारे मुल्क के जो हमारे भाई हैं, उनमें जब तक कि आप मकबूलियत पैदा नहीं करते, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। यानी ये कोई समझता हो कि मैं मुसलमानों के वोट से जीत जाऊंगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। जी, ख़ासतौर से आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी रहे हैं, तो आपने कैसे उनके साथ आने की कोशिश की, कैसे शुरुआत की मोदी जी के करीब जाने की, और ख़ासतौर से अब तक आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, क्यों? देखिए मेरा जो ताल्लुक़ है अभी भी, जो पहले भी था और जो अब तक है, जो शुरुआत हुई थी, वो कोई सियासी था नहीं कभी भी। मेरा उनका ताल्लुक़ जो है वो ज़ाती ताल्लुक़ है और आज भी वो है। और एक ये था कि भाई चूँकि वो गुजरात में जब थे तो मैं एक ब्रिज बनने का काम किया था मैंने, मुसलमान कम्युनिटी, इसलिए कि 2002 के बाद का जो पूरे हालात थे उस वक्त एक बहुत ज़रूरत थी। फिर बाद में वो जब उनकी हुकूमत आई तो अब भी मेरा वही रोल है कि भाई मुसलमानों के जो मसले आते हैं, और ये जो मैं काम करता हूँ तालीम और तरबियत, ये हुकूमत की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो उनका बड़ा सपोर्ट है उसमें। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो हुकूमत जो है उससे हम क्या लोगों तक पहुँचा सकें, जो होता है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्कीमें होती हैं हुकूमत की, लेकिन मालूम नहीं होता। तो मेरा रोल अभी भी वही है और वो ज़ाती ताल्लुकात है। सियासत में मुझे जाना ही नहीं है। हो सकता है 20-25 साल पहले शायद होता तो मैं सोचता, लेकिन सियासी रोल मेरा ना पहले था ना अभी है। जी, ख़ासतौर से आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रह चुके हैं, लेकिन गुजरात का माहौल देखते हैं उर्दू का तो बिल्कुल खस्ता होते जा रहा है। यहाँ स्कूलें बंद होती जा रही हैं उर्दू की, और यूनिवर्सिटी भी सिर्फ एक शोबा चलता है और कोई भी नई स्कूलें कायम नहीं की जा रही है, ना यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो क्या लगता है आने वाले मुस्तकबिल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी उर्दू यहाँ की, या आप लोग कोशिश करेंगे उर्दू को ज़िंदा रखने की? देखिए, ये उर्दू सिर्फ गुजरात का कहीं भी नहीं रही। आप यूपी में जाइए, मुझे एक आध कोई आदमी बता दीजिए कि जो उर्दू बोलने वाले शायद मिलेंगे आपको, लेकिन उर्दू पढ़ने वाला और लिखने वाला अगर आपको यूपी में मिल जाओ तो मुझे बता देना, बहुत कम है। बल्कि सिमट के रह गई है उर्दू तो अब मदरसों में। तो उर्दू को अगर ज़िंदा रखना हो तो हमारे घरों से ये बात शुरू होनी चाहिए। हमारे घर में हम तो इसी तरह सीखें, हम लोग ज़ेवियर्स में पढ़े, लेकिन हमने अपने घर में उर्दू पढ़ाने वाले आते थे और बाकायदा हम लोग उसी से सीखे पढ़ना लिखना। तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये अगर आपको उर्दू ज़िंदा रखनी है तो आपको ये अपने घर में शुरू करना। सर, एक बात आपने सियासत की कही कि मुस्लिम जो है सियासत नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? इसके मुस्लिम आगे क़यादत नहीं कर सकता मुस्लिमों की? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम सियासत नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक उसका मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है, पास्ट भी इसी तरह रहा है, मुस्लिमों को सियासत में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। नहीं, मैंने ये कहा कि मुसलमान सियासत में अगर आगे बढ़ना है तो आप मुझे बताइए कि मौलाना आज़ाद को किसी ने यूँ कहा वो मुस्लिम लीडर थे? वो लीडर थे। रफ़ी अहमद किदवाई कौन थे? लीडर थे। सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, लेकिन उनको यूँ कहते हैं क्रिश्चियन लीडर हैं। नरेंद्र मोदी कौन है? लीडर हैं, उनको कहते हैं हिंदू लीडर हैं। तो लीडर जो है वो सबका होगा। वो मैं, हो सकता है मैं मुसलमान हूँ, वो मैं अपनी मेरी ज़ाती मज़हब है, लेकिन जिनको लीडरशिप रोल लेना है सियासत में, उनके अंदर में उनको मकबूलियत आम पैदा करनी पड़ेगी, जो थी पहले। भाई ये इसी शहर में एहसान जाफरी साहब इलेक्शन जीत के आए थे, जबकि मुसलमान कितने हैं? गुजरात अहमदाबाद में कभी भी 15% से ज़्यादा है। अभी भी एक मेरे ख्याल से वांकानेर से एक हमारे एमएलए जो जीत के आते हैं, नाम मैं भूल गया हूँ, वो उस जगह से जीत के आते हैं जहाँ मुसलमान 12% भी नहीं है ना, आते हैं। तो ये देखिए, सियासत में आपको
सब कौमों में अपनी मकबूलियत पैदा करनी पड़ेगी। हाँ, ये मजहब की लाइन से नहीं होगा। हाँ, आप मुसलमान हो, ठीक है, आप सबका काम करो, सब में अपनी मकबूलियत पैदा करो, तो लोग वोट देंगे। तो मैं ये नहीं कहता। तो लेकिन क्या हुआ, हाँ, ये जो सियासी पार्टियां हैं अभी, इन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को उभरने ही नहीं दिया। वो हर एक पार्टी में एक वो होता है ना, मैं नाम नहीं लेता, मुसलमान 1 2 3 रखे हैं उनको। और तो अब अगर कोई मुसलमान को सियासत में आगे बढ़ना है तो उसको इससे आगे निकलना पड़ेगा। मुस्लिम कौम का लीडर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है मुस्लिमों को। बिल्कुल, वो 2 4 हर पार्टी ने रखे हैं, मैं नाम क्यों लूं, 2 4 रखे हैं हर दिखाने के लिए सिंबल। आपको इससे आगे निकलना पड़ेगा, आपको लीडरशिप रोल लेना पड़ेगा। और लीडर तो कोई एक कौम का तो हो नहीं सकता भाई, जितने लीडर हैं कोई एक कौम के थे, सबके थे। तो ऐसे जैसे महात्मा गांधी को मानने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सरदार पटेल को मानने वाले हिंदू मुसलमान करी। तो ऐसे ही एक मुसलमान अगर आता है सियासत के मैदान में तो उसकी मकबूलियत हिंदू मुसलमान और सारे मजहब के जो लोग हैं सब में होगी, तो वो आएगा, लोग देंगे वोट। लेकिन अब तो असदुद्दीन अवैसी भी गुजरात आ रहे हैं और वो भी सबको लेकर चलते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ सारे मज़हब के लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम हैं और अलग कास्ट के लोग हैं। तो क्या लगता है वैसी क़यादत वो कर पाएंगे? देखिए, ओवैसी साहब का मैंने देखा है कि उनके जो हैदराबाद में जहाँ जीत के भी आते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है जिस तरह से वो जीत के आते हैं कि बग़ैर गैर मुस्लिमों को वोट के वो नहीं हो सकता। वो उनकी मकबूलियत गैर मुस्लिमों में भी है, इसलिए कि वो जो काम करते हैं वहाँ, जो स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, उसके अलावा वो जो बैठते हैं वहाँ हफ्ते में 1 दिन अपने एमएलओ को लेकर, तो वो सबका काम करते हैं, तो उनकी मकबूलियत गैर मुस्लिमों में भी है। अच्छा, वो गैर मुस्लिमों को टिकट भी देते हैं, वहाँ भी दी। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा या जहाँ भी लड़ा तो वो टिकट देते हैं। तो हाँ, ओवैसी साहब अगर सब कौम को साथ में लेकर चलते हैं तो वो बिल्कुल उभर सकते हैं। यानी एक पर्टिकुलर रिलीजन की आइडेंटिटी से कोई सियासी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। क्या गुजरात में इसका दबदबा हो पाएगा? क्योंकि अभी हाल ही में अवैसी साहब आके गए हैं और पिछले इलेक्शन के टाइम पे भी आके जाते रहते हैं वो, और 2022 के इलेक्शन होने वाले हैं असेंबली के, और उसमें भी अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं, तो उनका दबदबा नज़र आएगा इस बार इलेक्शन में? नहीं, यानी वो देखिए, एक बात तो है कि ओवैसी साहब के मुकाबले का आप ये जितनी सियासी पार्टियां सेक्युलर एक भी बता दो भाई। ओवैसी साहब अहमदाबाद, हालांकि कुछ भी नहीं है ना, अहमदाबाद में आते हैं या जहाँ भी गुजरात में जाते हैं लाखों लोग, तो आप मुझे कांग्रेस में से या समाजवादी में से या आम आदमी पार्टी में से एक ऐसा मुसलमान बता दो जो 10,000 मुसलमानों को भी जमा कर सकता हो। बल्कि ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, उनकी बात को गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। वो एक बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, तो जाहिर है कि उनका दबदबा दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़फ़र शरेसवाला जो बता रहे थे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स नज़र आ रही है पूरे मुल्क की और गुजरात की, और असदुद्दीन अवैसी के आने से कुछ बदलाव भी नज़र आ सकता है और उनका दबदबा गुजरात में भी नज़र आ सकता है। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन।